तो वेलकम है स्टूडेंट्स आपका। जैसे आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट विद हेड्स हमने याद किया है और उसको समझा भी है। हम धीरे धीरे इसकी डेप्थ को समझते जा रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उम्मीद करूंगा आपने सभी ने ये हेड याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप याद नहीं किए हैं तो आज की क्लास या आने वाली क्लासेस आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाने वाली है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जैसे मैं आपको बता रहा था स्टेप बाय स्टेप लगेंगी 3 से 4 क्लासेस, लेकिन हम सारा बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, मजबूत बना लेंगे। तो उसी क्रम में आज मैं आपको वन बाय वन, जैसे कि हमने फॉर्मेट याद कर लिया, फॉर्मेट में जितनी चीजें आ सकती थी वो आपने सब याद कर ली है। राइट स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये आपका फॉर्मेट है। आज हम एक एक हेड की बात करेंगे, ठीक है ना। डेली हम आज से एक एक हेड की बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे और चीजों को ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी तक देखो बेटा, आपने जो अभी ध्यान दिया हो आपने, तो मैंने आपको सबसे पहले याद कराया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो स्टार्ट करते हैं बेटा, वो इस हेड से करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और ये जो आता है वो कहाँ से आता है? वर्किंग नोट से। डियर मैं आपको बताऊं, अगर अगर आप एग्जैक्टली तो मेरे फिलहाल रिकॉल नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ लगभग 2 साल पहले में भी जो फॉर्मेट था कैश फ्लो का, जो ये हेड है, जो इसके अंदर हेड लिखवा रहा हूँ, वो भी इसी फॉर्मेट में आता था। वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आई मीन टू से इसी फॉर्मेट में फिट करना होता था। लेकिन अभी चेंजेस किया है कुछ 1-2 साल से, मे बी 3 साल हुए होंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं। ये वर्किंग नोट का पार्ट बन गया है ऑफिशियली। तो ये जितना भी पार्ट है मेरे बच्चों, ये वर्किंग नोट में जाएगा। तो यानी कि आपकी ये जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये आपको फाइंड आउट करनी है। हाउ? कैसे करोगे आप? तो ये आप करोगे बेटा वर्किंग नोट में जाकर। क्लियर? तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप बच्चे हो छोटे से, उस हिसाब से लेके चल रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपकी कॉपी के, आपके रजिस्टर के, आपके नोटबुक के 2 पेज होंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो उसके बाद ये दोनों फॉर्मेट पेज पर आ जाएगा। तो जो आपको वर्किंग नोट बनाना है वो आप अगले नेक्स्ट पेज पे बनाओगे। ठीक है बेटा, वो आप बनाओगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आप उसका हेड लिख दोगे, वर्किंग नोट 1। तो ये वर्किंग नोट कौन सा है मेरे बच्चों? वर्किंग नोट 1 है। और आपको एज इट इज ही सीखना है। तो ये वर्किंग नोट जो होता है, ये करते कैसे हैं सर? वर्किंग नोट क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहला हेड जो है वो यही है। देखो ना, देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो मेरे बच्चों, अगर आपको ये आइटम निकालना है, क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपको निकालना है। अगर मान लो क्या करना है आपको, ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, तो ध्यान रखना कि आपको, एक सेकेंड, हाँ जी, ये अगर आपको निकालना है तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है और ये इसी तरह से नहीं आ जाएगा कोई हवा में। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इसके लिए आपको एक स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बिफोर द क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर एग्जाम में नंबर कैसे अवार्डेड होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कैश फ्लो में आधे नंबर का या 1 नंबर का ये पार्ट जो होता है, इसी का वेटेड होता है। तो यानी कि इसको निकाले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वेल बात करता हूं मैं ये कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकलता कैसा है? तो बेटा इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हम क्या निकलते हैं जी? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये हम कैसे निकालते हैं जी? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और इसको हम सबसे यहाँ पर लिख देंगे, इसकी अमाउंट जो भी होगी। इसमें कुछ चीजें हम ऐड करते हैं, इसमें कुछ चीजें हम ऐड करते हैं और कुछ आइटम लेस करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या ऐड करते हैं उसको देख लो। सबसे पहला, ट्रांसफर
ट्रांसफर्ड टू जर्नलिज्म। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा आइटम क्या ऐड करते हैं आप, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है मेरे बच्चों, तीसरा आइटम क्या लिखते हैं मेरे बच्चों आप, इंटीरियम डिविडेंड। चीजें क्लियर हो रही हैं। फोर्थ और नेक्स्ट आइटम क्या लिखते हैं आप, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और फिफ्थ आइटम लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी, अगर हुए तो। सर लेस क्या करते हैं, ये तो हो गया ऐड करने वाले आइटम। लेस क्या करते हैं सर, लॉजिकल बात। लेस में सबसे पहले आप करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या लेस करोगे बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी, अगर हो तो इसको आप क्या करोगे मेरे बच्चों, इसको आप लेस भी करोगे। ठीक है जी, इसको आप लेस भी करोगे। ये क्या सर, ये तो अभी प्लस किया है, जैसे कह रहा हूँ अभी ऐसे सुन लीजिए। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही याद करना है। दूसरा आइटम क्या माइनस करते हैं सर, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, ये दो आइटम माइनस करते हैं। इनका जो भी आंसर, इनकी जो भी अमाउंट होती है, ये भी प्लस करते हैं, 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 इन सब का टोटल इसमें प्लस करते हैं। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, हाँ या ना। इन दोनों का मैं प्लस करके जो आएगा, ठीक है, लो मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फाइनल आया। इसमें ऐसे ही यहाँ पर हम करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर इसको भी प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इन दोनों का जो टोटल आता है वो यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या करना है, माइनस करना है। जो आता है वही आपका, ये जो आया, आना समझ, इसमें से ये जो माइनस करके आया, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस करना होता है, ये जो करके आएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड करेंगे जिसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ये फाइनली मेरा यही आंसर आया जिसके लिए मैंने इतनी कैलकुलेशन की। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों इस बात को थोड़ा सा मैं फेयरली कर लेता हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए। एक जस्ट अ सेकेंड, ये जो आया आइटम, ये यहाँ के लिए आया। ठीक है जी, ये कहाँ के लिए आया, समझ में आ गया होगा आपके सभी के। एक सेकेंड, इनका टोटल तो यहाँ आ गया आपका, ठीक है, इनका टोटल यहाँ आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इनको क्या कर देते हैं हम, प्लस। लॉज, अब समझ में आ गया होगा। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर लेंगे, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मेन बात जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिख देंगे, आप सबसे पहले ऊपर लिख देंगे मेरे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये आपको हमेशा बताएगा कि प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका कितना आया है। हर क्वेश्चन में आपको खुद बताएगा कि प्रॉफिट एज पर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये कितना होगा। आ रही मेरी बात समझ में बच्चों, तो ये आपको जब वो बताएगा तो आपको इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है।
वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आरएसएस में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करोगे मेरे बच्चों, उसके बाद आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो अमाउंट है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो अमाउंट होगी मेरे बच्चों, वो यहाँ पर ये सारे ऐड करने वाले हैं इनको, इसलिए मैंने एक साथ ऐड कर लिया। चाहो तो आप इसके नीचे ही लिख के इनको ऐड कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इसमें ये पांच आइटम ऐड करने हैं और हर बच्चे के फिंगर्स पे याद होने चाहिए 5 आइटम कि कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं। इन 5 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसा सीक्वेंस बताया है इसी तरीके से आपको याद करनी है। ठीक है जी। जो पेपर में नहीं होगा हम उस पर डैश लगा देंगे। इसको याद करने का आसान तरीका है, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट करेंगे तो हम इसकी बेस पर करेंगे, इसके आधार पर करेंगे सेम। क्लियर मेरे बच्चों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सबसे पहले है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। याद रखना जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो आप हमेशा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। कौन सी फिगर लिखोगे जी, बैलेंस वाली, यानी कि दो अमाउंट मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा नहीं अभी आपने वो देखा नहीं, बैलेंस शीट देखी थी आपने टर्म, उसमें टर्म फर्स्ट में, तो वहां पर आपको देता है कि एक प्रीवियस ईयर की अमाउंट गिवन होती थी, एक करंट ईयर की। तो हमेशा यहाँ पर बैलेंस आएगा, जनरल रिजर्व का जो भी होगा वो बैलेंस आएगा यहाँ पर। समझ में आ रही है ना मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको जो बैलेंस शीट मिलेगी मेरे बच्चों, वो हमेशा 2 साल मिलेंगे। उसमें 2019 दे दिया, जैसे 2020 दे दिया, तो जनरल रिजर्व यहाँ लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पे भी अमाउंट है, यहाँ पे भी अमाउंट है, तो आप कौन सी अमाउंट लिखोगे, तो मैंने आपको बताया इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इनका बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे। आई होप ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, है ना बच्चा। और एक सेकेंड रुकिए। चलिए उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में क्या करना है सर, प्रपोज डिविडेंड को याद रखना। देखो ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से करा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर आएगा प्रीवियस ईयर, मतलब सर, मतलब ये यहाँ पर 2019 और 2020, 2019 और 2020 में कैन यू टेल मी कि यहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर है वो कौन सा ईयर होगा, प्रीवियस ईयर 2019 होगा, हाँ या ना। सपोज करो यहाँ पे मैं आपको लिख दूं कि यहाँ पर लिख रहा है बेटा प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड लिख रहा है 50,000 और 40,000, मान लीजिए 2 अमाउंट है। तो सर यहाँ पर कौन सी आएगी प्रपोज डिविडेंड, तो मैंने बताया मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सी, जो लास्ट ईयर है 2019, 2019 और 2020 की कंपैरिजन करूंगा तो 2019 कौन सा है, प्रीवियस ईयर। आई होप ये भी बात पे आपको क्लियर हो गई, यानी कि यहाँ पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 50,000। उसके बाद इंटीरियम डिविडेंड होता है बेटा, इंटीरियम नाम से पता चलता है ये ड्यूरिंग द ईयर होता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस साल में हम खड़े, हम किस साल में खड़े, हम 20 में खड़े, तो 20 वाला आएगा। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहाँ पर कौन सा आएगा, ये भी आपका करंट ईयर का आएगा। किसका आएगा जी, करंट ईयर, करंट ईयर का। उसके बाद क्या है सर, कह रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी, अगर है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मेरे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनको हम माइनस कर देते हैं अगर यहाँ पे माइनस करने वाला आइटम है तो। और रिफंड ऑफ टैक्स, अगर रिफंड आया उसको माइनस कर देते हैं करंट ईयर का। ठीक है जी, करंट ईयर का जो भी आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ बता देगा रिफंड ऑफ टैक्स एक्चुअली में है कितने का। अच्छा चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, देखो बेटा ये बात आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये वैसे भी हमको समझनी थी ही, ठीक है ना। अब ना समझते तो नेक्स्ट क्लास में समझते, तो इसको साथ साथ समझ लेते हैं। मैं स्पेशल आपको फिलहाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही नहीं बता रहा, मैं सारी चीज बात बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। दिस चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। देखो बेटा आपने जो 11th क्लास में अकाउंट किया हुआ है फाइनल अकाउंट, ठीक है जी। मैं आपको बार बार 11th क्लास में इतना फोकस कराता था कि बेटा इस चैप्टर को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब बच्चों के याद भी होगा कि हाँ सर ऐसा कहते थे, कि मैं कहता था 12th इसी पर बेस है। और आज आप 12th के लास्ट में खड़े हो तो आपको ये बात पता है कि 11th का फाइनल अकाउंट चैप्टर जो था वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो कितनी एडजस्टमेंट की दिमाग खोलता है, समझ में आती है, डेप्रिसिएशन क्या है, ये सारी चीजें दिमाग में आएंगी। और ध्यान रखना इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज है। क्या आना चाहिए, क्या पक्का ही पता होना चाहिए सर 11th क्लास में जिसका फाइनल अकाउंट नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा।
देखो सच है, ये बात भी 50-50 है, लेकिन मैं जितना जरूरी है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं बताऊंगा तो आप उस चीज को साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, जो आपने गलती 11वीं में की है उसको आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो फाइनल अकाउंट में खैर मैं आपको जल्दी से मूव ऑन कर लेता हूँ। देखो बात करूंगा बेटा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेबिट साइड, यू नो वेरी वेल what amount debited to profit and loss account and what amount credited to profit and loss account, ये है ना। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आपको पता है यहाँ पर आप कौन कौन से खर्चे लिखते थे, आप यहाँ पर लिखते थे, ध्यान से ध्यान हो आपके, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी, एक तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, दूसरा आप क्या लिखते थे, दूसरा मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि यहाँ पर आप लिख देते हैं ऑफिस, और तीसरा मैंने आपको बताया था सेल्स से रिलेटेड आपके खर्चे। ये सभी को याद होगा। अगर मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस भी लिखते थे। सर ये क्या चीज है? नॉन कैश एक्सपेंस माने जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हम ऐसे आइटम भी लिखते थे, हाँ या ना, डेप्रिसिएशन लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, ऐसे ही और अदर एक्सपेंस हम यहाँ पर लिखते थे, और अदर एक्सपेंस भी हम यहाँ पर लिखते थे। जैसे कि अगर मैं बता दूं लॉस बाय फायर, याद है, ये भी हम लिखते थे लॉस बाय फायर। ऐसे ही बेटा मेरा इनकम होती है यहाँ पर, यहाँ पर हम सबसे पहले बाय ग्रोस प्रॉफिट अगर होता था तो ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे। फिर हम यहाँ पर बाय आपकी कोई भी इनकम हुई है ना, तो आप यहाँ पर इनकम लिखते थे। और आपको याद है इनकम भी आपकी, चलो मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल वर्ड में, अब आपके बिजनेस में एक्सपेंस भी, आपके एक्सपेंस और इनकम बोथ, इनकम भी और मेरे बच्चों एक्सपेंस भी दो तरीके के होते हैं, क्योंकि अब आप तीसरी क्लास में तो आप इस बात को समझ सकते हैं। क्या सर? ऑपरेटिंग, कुछ खर्चे कैसे होते हैं मेरे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और कुछ होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ कैसे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ या ना। ऐसे इनकम होती है ऑपरेटिंग इनकम, और कुछ होती है मेरे बच्चे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हाँ या ना। तो मेरे बच्चों जब ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है ऐसे खर्चे भी मैं यहाँ पर लिख देता था, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं ऐसे कुछ खर्चे भी यहाँ पर लिख देता था जो मेरे बिजनेस के हैं ही नहीं। रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको ध्यान से समझनी इस बात को, मैंने कहा हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिखते थे, हाँ या ना। जैसे कि लॉस बाय फायर, बताओ लॉस बाय फायर बिजनेस का एक्सपेंस है क्या? बताओ भाई मेरी बात को, लॉस बाय फायर, एक एग्जांपल इसको ही पकड़ लेते हैं, लॉस बाय फायर, मुझे बताओ ये क्या मेरा ऑपरेशन है? क्या मैं आग लगाकर अपने बिजनेस में नुकसान करने का व्यवसाय करता हूँ, बिजनेस करता हूँ? क्या मैं बिजनेस ऐसा रन करता हूँ जिससे मेरे माल में रोज गोदाम में आग लग जाए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सर एक्सीडेंटली हो जाता है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है ना, ये तो सडनली हो जाता है। इस चीज का हम बिजनेस नहीं करते, है ना। तो बेटा जब हम इस चीज का बिजनेस नहीं करते, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये कैसा है मेरे बच्चे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कैसा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझना मेरी बात को, रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंस, कुछ लॉस यहाँ पर डेबिट इसलिए कर दे, उस टाइम पे तो हमने सीखा था कि यहाँ पर सारे लॉस और सारे एक्सपेंस लिखते हैं, दैट्स व्हाई हम लिखते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम बिल्कुल निखर्चा बना रहे हैं कि ऑपरेटिंग से कितना प्रॉफिट कितना कैश जनरेट हुआ, नॉन ऑपरेटिंग यानी कि इन्वेस्टिंग से कितना हुआ, और फाइनेंसिंग से कितना हुआ है। तो बिल्कुल सही पिक्चर निकालने के लिए, बिल्कुल किसी भी तरह का कंफ्यूजन निकालने के लिए, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ मिक्स करे बैठे, देखो इसको टेक्निकल समझो, जो हम यहाँ मिक्स करो बैठे, हम यहाँ पे कैसे ऑपरेटिंग भी लिखो बैठे बेटा, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिखो बैठे, हम यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस भी लिखे बैठे, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ साथ ही साथ हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिखे बैठे, और साथ ही साथ नॉन ऑपरेटिंग
लॉस भी लिखे बैठे। अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ खर्चे ज्यादा लिख दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग लॉस लिख दूंगा, तो इससे जो नेट प्रॉफिट आया होगा उस पर इफेक्ट पड़ा होगा नहीं, नहीं पड़ा होगा? बताओ मेरे बच्चों, उसका इफेक्ट पड़ा होगा बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल पड़ा होगा। प्रॉफिट कैसा रहा होगा? प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। सबको बात समझ में आती है ना? ये प्रॉफिट क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। एग्जाम्पल देखो ना, मान लेते हैं बेटा मैं यहाँ पर बाय जीपी 1 लाख लिख दूं। कितना लिख दूं मेरे बच्चों? मैं जीपी 1 लाख लिख दूं, तो यहाँ पर भी जीपी 1 लाख रुपए आया होगा। और मैं यहाँ पे टोटल कर दूं, मान लीजिए इन सबका टोटल मेरे बच्चे, इन सबका टोटल मान लेते हैं 50,000 आया। तो एनपी कितना आया? 50,000। ठीक है। अच्छा बात समझ में आ रही होगी। अच्छा इस 50,000 में इन दोनों का टोटल मान लेते हैं, इन दोनों का टोटल इस 50 में इंक्लूड है कितने का? 10,000 का। मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस तो लिखने ही नहीं थे। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो 10,000 रुपये माइनस करेंगे, तो आपको यहाँ कितना करना चाहिए था? आपको यहाँ पर करना चाहिए था 40,000, हाँ या ना? तो एनपी कितना आ जाएगा अब? 60,000। तो देखो फर्क पड़ा ना। अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग लॉस हटा देता हूँ तो मेरा एनपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, हाँ या ना? तो बस मुझे यही एडजस्टमेंट करनी है, मुझे इसको यही ठीक करना है, क्योंकि मैं पीएनएल में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लॉस लिखे बैठा हूं, तो मुझे वापस से इनको ठीक करने के लिए वापस से क्या करने देना चाहिए? मुझे इनको ऐड बैक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? वापस से ऐड कर दूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर नहीं आ रही तो कोई बच्चा हैंड रेज कर सकता है अगर तुम्हें किसी को दिक्कत हो। मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा अगर मैं हम 11th क्लास का जो हमारा एनपी था, एनपी से मेरा मतलब यहाँ पर देखो ये वाला प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो हम ये निकालते थे, इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी। जबकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज के लिए बना रहे बेटा? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें किसी भी तरह का मिक्सर नहीं चाहिए हमें। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये हटाने पड़ेंगे। और हटाएंगे कैसे? ठीक कैसे करना होगा? वापस से ऐड करके। देखो अब यहाँ पर एनपी कितना आ रहा था, मान लीजिए मैं माइनस नहीं करता, यहाँ पर कितना आ रहा है प्रॉफिट? कितने का आ रहा है भाई? 50,000 रुपए का। कितने का आ रहा? 50,000 रुपए का। तो एनपी कितना आ जाता है मेरा? 50,000 रुपए का। ठीक है जी, यस सर, यहाँ तक ठीक है। 1 लाख रुपए मेरा टोटल हो रहा था, 1 लाख में से 50,000 माइनस करिए तो 50,000 मेरा क्या आ गया? एनपी। मुझे पता चला अरे भाई हमारे साथ पिछले साल हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग लॉस हमने क्या कर दिए? हमने कर दिए कि इनको डेबिट कर दिए थे। मान लीजिए मुझे पता चल गया ये दोनों कितने के थे? 10,000 के। तो मुझे एनपी ठीक करने के लिए मैं वापस से 50,000 पे मैं अगर 10,000 रुपये जोड़ दूं तो क्या ठीक हो जाएगा? ये सर नो? यस बिल्कुल सही है आपका जवाब, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट मेरा दोबारा से कितने का हो जाएगा? 60,000 रुपए का हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये तो बात थी एक्सपेंस की बात। ऐसे ही मेरे बच्चों यहाँ पर जो हम इनकम लिखते थे क्रेडिट साइड में, यहाँ पर जो हम इनकम लिखते थे क्रेडिट साइड में, वे भी हम कैसे लिखते थे मेरे बच्चों? वो भी हम यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, वो भी हम यहाँ पर मेरे बच्चों, हम इनकम यहाँ पर दोनों टाइप के लिखते थे। कैसी लिखते थे सर? हम यहाँ पर ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी, नॉन ऑपरेटिंग भी क्या लिखते थे? इनकम लिखते थे। ठीक है ना? लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जब मैं चलता हूं तो भैया मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है मुझे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखने की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। तो उसको वापस से ठीक करने के लिए मुझे क्या कर देना चाहिए? माइनस। वेल ये मैंने आपको सारा कंसेप्ट के हिसाब से बताया। अब मैं आपको शॉर्टाइज करके बता रहा हूँ। आपको कुल इतना बात समझनी है कि अगर मेरे बच्चे आपने लिख रखे थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या लिख रखे थे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको ठीक करने के लिए, प्रॉफिट को ठीक करने के लिए आप क्या कर दोगे? वापस से इनकी अमाउंट क्या कर दोगे? वापस से प्लस कर दोगे। अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिख रखी थी, इसको ठीक करने के लिए आप वापस से क्या कर दोगे? माइनस। तो आपको मेन बात ये समझनी है, प्लस और माइनस। नॉन ऑपरेटिंग को ठीक करने के लिए प्रॉफिट में वापस से क्या करते हैं? प्लस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ठीक करने के लिए वापस से क्या करते हैं? माइनस। अब इसी का ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही भाई है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस मतलब सर, मतलब ये एक ऐसे खर्चे जो खर्चे मानकर लिख तो गए हैं डेबिट साइड में, लेकिन उनमें कैश
हमारा खर्च नहीं हुआ है। वो क्या होता है सर, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है डेप्रिसिएशन, 11th क्लास में बताया था, अगेन बता दिया, डेप्रिसिएशन में आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू घट जाती है, आपका कैश का आउटफ्लो नहीं होता। इट इज कॉल्ड व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है जी, तो वापिस से नॉन कैश एक्सपेंस को भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब बात आ रही थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। सर आप तो यहाँ पर थे, कहाँ चले गए आप? तो मैं यहीं पर हूँ मेरे बच्चों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आपको यहीं पर समझ में आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग जैसा सही है कुछ कुछ, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर वे हमारे नुकसान कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वे लॉस कर रहे थे, तो बेटा वो तो क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, जैसे लॉस बाय फायर। लेकिन अगर जो हमें कोई पैसे का बैग पड़ा हुआ मिल जाए, है ना, हमारी कोई इनकम हो जाए, जो एक ऐसी इनकम होगी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी, तो उसको वापस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हालांकि आज की क्लास बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली है और बहुत ज्यादा ये जो आपका फॉर्मेट आपके सामने है, ये आपको याद भी करना है सेम एज इट इज, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जितना है आपको यहाँ पे लिखना है जी, और कुछ नहीं करना, आंख मिच के यहाँ पे लिख दे देना है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस है मेरा, आपको कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया है ऐसे ही करना है आपको। तो बस एक बात समझ लेनी है, सबसे पहला जैसा भी आपका प्रॉफिट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, आप वो यहाँ पर लिख दोगे प्रॉफिट। उसके बाद इसमें 5 आइटम याद करने हैं फिंगर्स में, मुझे आपको हर बच्चे के याद होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो बैलेंसिंग फिगर का होता है, ये जरूर याद करना है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, यू हैव टू नो। इंटीरियम डिविडेंड ड्यूरिंग ईयर का, करंट ईयर का भी लिख सकते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का। तो डियर, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आज की क्लास के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आसान होने की राह में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, मेरा प्रॉमिस है। वेल, आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ।